रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और सबसे पहले तो आपको बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत में मौजूद हैं। इस इशू को, इस टॉपिक को हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि दौरा भारत जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 14 मई का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत निहायत अहम है, 11 बजे का वक्त है इस समाअत का। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कितने नौजवान लड़के लड़कियां शादी के मुंतज़िर हैं और क्यों हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा हम घर घर इशू है ये और इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आज हम डिटेल में इस पे बात करेंगे और इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो ब्रांड्स के दिलदादा क्यों हैं, क्यों हम इतना ब्रांड कॉन्शियस हैं और हमारे यहाँ जो ब्रांड इमेज है वो अलमिया बन चुका है कि एवरीवन इज लाइक ब्रांड कॉन्शियस और ब्रांड के अलावा उसको कुछ नहीं पहनना। ब्रांडेड मतलब आप किसी से भी बात करते हैं तो उनको ब्रांडेड ही पहनना है, लेकिन ये पहनना क्यों जरूरी है? इतनी महंगाई हो चुकी है हमारे मुल्क में, लेकिन अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो वो ब्रांड्स ही पहनना चाहते हैं। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा आज हम क्रिकेट पे भी बात करेंगे। 1 डे सीरीज जीतने के बाद जो है शाहीनों की अब जो नजर है वो आगे के टूर्नामेंट्स पर है, व्हाइट वॉश पर है कि हम इस सीरीज को व्हाइट वॉश करें और पाकिस्तानी टीम के लिए ये बहुत गुड चांस है कि ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने के लिए अगर हम इस सीरीज को व्हाइट वॉश करते हैं तो पाकिस्तानी टीम जो है विल बी द टॉप। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो इसको अवेल करना बहुत जरूरी है और हम तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम उम्मीद करते हैं, फिर हमारा दुआओं पर भी बहुत इन्हसार होता है तो हम दुआएं भी बहुत सारी कर रहे हैं टीम के लिए, है ना, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल सी है। लेकिन अगर उसकी बात करें, टूर्नामेंट की बात करें तो आई थिंक दे आर डूइंग गुड। सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे लगता है इंशाल्लाह कि व्हाइट वॉश ही करेंगे और आईसीसी में हमारी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 हो जाएगी। आमीन, मैं यही कहूँगा कि आमीन। अच्छा जनाब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 27 अप्रैल को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सियासी जमात को कोई हिदायत जारी नहीं की थी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इंतखाबात करवाने का हुक्म अपनी जगह बरकरार रहेगा। सियासी जमातें कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक दिन में करवाने पर मुत्तफिक होती हैं तो ये काबिल सताइश अमल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकराती अमल के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दी। 4 अप्रैल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। 19 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने सूबा सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क की तमाम असम्बलीज के साथ साथ कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ करवाने की वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दी थी। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा भारत, क्योंकि ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। शंघाई ताउन तंजीम में की टेबल तैयार हो चुकी है और इजलास आज गोवा में होगा। बिलावल भुट्टो भी भारत में मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम से मुलाकात। जिंगमिंग ने इलाकाई ताउन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा और वज़ीर ख़ारजा रूसी हम मनसब से भी मिले। तो दो तरफा तजारती ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई और इशाइये में भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुसाफहा भी हुआ, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। तो 12 साल बाद ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है। तो सबसे पहले तो आपको एक तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम क्या है और इसकी अहमियत क्या है। शंघाई ताउन तंजीम एक यूरेशियाई सियासी, इक्तसादी और अस्करी ताउन तंजीम है, जिसे शंघाई में सन 2001 में चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के रहनुमाओं ने कायम किया। पाकिस्तान सन 2005 से शंघाई ताउन तंजीम का मुबस्सिर मुल्क था, जो तंजीम के इजलासों में बाकायदगी से शिरकत करता रहा और सन 2010 में पाकिस्तान की जानिब से इस तंजीम की रुकनियत के लिए दरख्वास्त
दरख्वास्त दी गई। 9 जून सन 2017 को पाकिस्तान और भारत को तंजीम की रुकनियत मिल गई, जिसके बाद इसके रुकन ममालिक की तादाद 8 हो गई, जिसमें काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं। तंजीम के इजलास का इनकाद हर साल रुकन ममालिक में से किसी एक में मुनक्किद होता है। इस बार ये इजलास भारत के शहर गोवा में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के साथ शरीक हैं। इसके बुनियादी मकासद में रुकन ममालिक को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस का सामना करना शामिल था, लेकिन अब तंजीम ने रुकन ममालिक में मवासलात, तिजारत और मईशत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। तफसील से बात करते हैं। इस वक्त माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हुमा बकाई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और साबिक सिफारतकार जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। हुमा साहिबा, सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि मौजूदा जो एक तो खित्ते की सूरत हाल भी और हमेशा से पाक भारत ताल्लुकात की जो बात की जाती है, ऐसे में शंघाई ताउन तंजीम में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का जाना, शिरकत करना आपके ख्याल में कितनी अहमियत का हामिल है? ये मेरा ख्याल है कि इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि क्या आप अपनी हर रिलेशनशिप को, अपनी हर रीजनल इंटरैक्शन को, अपनी हर प्रेजेंस को एट अ मल्टीलैटरल फोरम उसको आप नेट करेंगे अपने इंडिया के साथ रिलेशन से। मैंने ये बात कल भी बहुत दफा कही, अब दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहरा रही हूँ। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब इंडिया से मिलने, इंडिया से गले मिलने नहीं गए हैं। कश्मीर को फॉरगो हमने नहीं किया है। हम एक मल्टीलैटरल फोरम में पार्टिसिपेट करने गए और इस मल्टीलैटरल फोरम में पार्टिसिपेशन करने का भी एक समझिए बैकग्राउंड है। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों को इसकी मेंबरशिप दी गई थी और ये बात मेंबरशिप देने वालों के जहन में थी कि कहीं इस इदारे को भी होस्टेज ना किया जाए बायलैटरल एनिमोसिटी या बायलैटरल रिलेशंस को। तो इंडिया ने हमें इस हवाले से बुलावा भेजा, उनके ऊपर मैंडेटरी था बुलावा भेजना और हमने अटेंड करने के लिए फैसला किया कि हम वहाँ जाएंगे। वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी था कि बायलैटरल मीटिंग्स होंगी। द फॉरेन मिनिस्टर हैज ऑलरेडी हैड अ मीटिंग विद द रशियन काउंटरपार्ट, फिर चाइनीज काउंटरपार्ट यहाँ आ रहा है। शंघाई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो रही है। आपको पता है कि ईरान अब के पार्टिसिपेट कर रहा है, बेलारूस उसका हिस्सा बन गया है। तो यहाँ इस वक्त पाकिस्तान को कदर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी सामना है, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं। उसमें पाकिस्तान को तो प्रोएक्टिव होना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। फिर जो पूरा पाकिस्तान का कॉन्स्ट्रक्ट है कनेक्टिविटी का, यूरेशिया का, सिपेक का, वो सब चीज़ें हमें पुश करती हैं कि इन तरह के फोरम्स पे हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो आई फॉर वन हैव कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड, जब से ये डिबेट यहाँ शुरू हुई है कि पाकिस्तान को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये कोई पीपल्स पार्टी का डिसीजन नहीं है, ये कोई भुट्टो साहब का डिसीजन नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब का। ये रियासत का फैसला होता है जी, और उसके बाद फेस होता है। जमील साहब, आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो की जो शिरकत है वो पाक भारत ताल्लुकात में मुआवन साबित हो सकती है? नहीं, देखिए, ये पाक भारत के तो प्लेटफॉर्म है नहीं, यानी कि बायलैटरल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जिससे डॉक्टर वाबकाई तस्करा कर रही थी। तो लिहाजा इस पर इन किस्म के, देखिए, इसका जो चार्टर है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उस चार्टर के आर्टिकल 2 में बड़ी क्लियरली दिया हुआ है कि बिटवीन टू कंट्रीज अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो पीसफुल डायलॉग के जरिए अपना अपना मामला हल करे। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीलैटरल फोरम यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टेबल पर इन मामलात को ना लेके आए। तो उस लिहाज से तो मुझे ये अंदाजा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ते इंडिया हमेशा यही कोशिश करता है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र कर दे कहीं ना कहीं, और उस पे फिर जवाब उनको देना पड़ता है मजबूरन। इस दफा उसमें भी मुझे ये मामला कोई बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के साथ,
वो अपनी जगह पर उसी तरह कायम है, लेकिन चाइना के वजीर खारजा और चीफ काउंसिल वो दूसरी दफा इंडिया गए हैं। पहली दफा इससे पहले गए हैं G20 के से पहले, और अब उनकी तैयारी हो रही है चाइना और इंडिया के की तैयारी हो रही है ताकि चाइना के प्रेसिडेंट उनका विजिट करें। तो मैं जो मकसद है बताने का आपके नाज़रीन के लिए कि जब चाइना अपनी बहुत सीरियस मामलात को बायलैटरल प्लेटफॉर्म पर न लाना चाहिए, न लाता है और इस मामले में आगे बढ़ रहा है मल्टीलैटरल फोरम जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम है, तो पाकिस्तान का क्योंकि हमारा एक वो बन गया है, वतीरा बन गया है कि हम हर चीज को बायलैटरल लेवल पर ले जाते हैं। ये मल्टीलैटरल फोरम जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की ये ज़िम्मन में आता है, जैसे बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। इसमें अगर आप देखें तो ECO और SCO यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 मेंबर कॉमन हैं 8 में से। तो यहाँ इनमें मुबासलत बड़ी पाई जाती है इन कंट्रीज में, और सबसे इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि बतदरीज SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत और अफादियत बढ़ती जा रही है। अंदाजा करें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इन मेंबर ममालिक में है, 30% ग्लोबल जो GDP है वो इन ममालिक में है, 4 न्यूक्लियर कंट्री हैं। तो इसकी अहमियत और अफादियत है, तभी तो इंडिया भी चाह रहा है कि वो क्लास 3 जो इसका आर्टिकल 3 है उसके तहत किसी तरह कनेक्टिविटी हासिल करे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल 3 के तहत, और वो क्योंकि उसमें दिया हुआ है, हम उसके सिग्नेटरी हैं। हमारी तरफ से इस मामले में इज्तनाब किया जा रहा था कि हम इंडिया को कनेक्टिविटी दें। जाहिर है कि हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि अगर इंडिया को हम कनेक्टिविटी देंगे तो हम उसको बायलैटरल लेवल पर कुछ और मामला भी अपने तय करेंगे। मल्टीलैटरल लेवल पे अगर हम हामी भर लेते हैं तो उसका मकसद उसमें हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो हमारे बायलैटरल मफादात हैं। तो इन नटशेल अगर इसको मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ कहीं से नुक्ताचीनी भी हो रही है इस विजिट पर, इंक्लूडिंग PTI के सरबराह इस पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं, लेकिन हमें इस किस्म के प्लेटफॉर्म से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। हम एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इसमें। हम ज्योग्राफिकल हमारी जो लोकेशन है उसकी अहमियत देखें, और अब इसकी आप अफादियत देखें कि सऊदी अरब और ईरान भी इस मामले में कि वो गल्फ कंट्रीज में भी अब इसकी अफादियत बढ़ती जाएगी, और चाइना कंटेनमेंट अमेरिका के तरफ से जो सिलसिला जारी है उसके सिलसिले में खदशा ये जाहिर किया जाता है कुछ कंट्रीज के तरफ से कि पाकिस्तान जैसे ममालिक वो कहीं इन 2 बड़े हाथियों के दरमियान आके कोई किसी लिहाज से अपने नुकसान की तरफ न चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान अब तक इस मामले को बड़े सही ट्रिवर्स कर रहा है। मैं हिना रबानी खर से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, जो उनका मेमो इस वक्त यानी उनका खत जो मंजर आम पर आया है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि ये स्टेज अभी नहीं है कि मैं ये कहूं कि हम एक तरफ हो जाए। ठीक है, चाइना से हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिल्कुल है, दुरुस्त है, होनी चाहिए और मजीद बढ़नी चाहिए। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं इस पर भी हम तफसील से बात करते हैं। जमील अहमद खान साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा। एक तो मैं आप दोनों से इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ कि मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं या बातचीत जो है उसका आगाज़ तो नहीं होता, लेकिन हुमा साहिबा क्या बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं उसकी बुनियाद तो रखी जा सकती है ना, क्योंकि 2 तरफा ताल्लुकात हों या तजारत के मामलात हों या खित्ते की सूरत हाल, ऑफ कोर्स ये चीज़ें डिस्कस होंगी। और पाकिस्तान इंडिया का जो डिस्प्यूट है वो हमेशा से यही जोर दिया गया है कि वो हमेशा टेबल टॉक से ही हल हो सकता है। व्हाट डू यू से? देखिए जी, हम पाकिस्तान ने तो कभी डायलॉग को टेबल से हटाया ही नहीं। जब हमारे रिलेशनशिप जिस वक्त तकरीबन रिलेशनशिप इज इन अ फ्रीज, इसके बावजूद हमने कभी नहीं कहा कि हम डायलॉग को हटाएंगे। हम ये कहते हैं कि डायलॉग नाउ फर्स्ट टाइम इन 70 years इज कंडीशन टू द सिचुएशन इन कश्मीर। पहली दफा 70 साल में
तो इट टेक्स टू टू टैंगो। पाकिस्तान ने तो हमेशा डायलॉग टेबल पर रखा है, अभी भी डायलॉग के लिए तैयार है। और देखिए ये पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान बावजूद इसके कि भारत की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे थे, पाकिस्तान चोज टू गो टू इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है रीजन में कनेक्टिविटी के लिए, पाकिस्तान कमिटेड है एक खत्ते में अमन के लिए, पाकिस्तान कमिटेड है टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। जहां तक हमारा स्टांस कश्मीर पर है, दिस इज द सेम बिलावल भुट्टो हु हैड गिवन अ स्टेटमेंट इन द यूनाइटेड नेशंस मोदी के हवाले से, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया था, हम सब ने सुना था। तो इट्स नॉट कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कश्मीर पे। हाँ, हम फंक्शनल रिलेशनशिप चाहते हैं, बट इट टेक्स टू टू टैंगो। अगर इंडिया की तरफ से कोई रेसिप्रोसिटी आएगी तो हम जरूर इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि प्लीज डोंट फॉरगेट कि मोदी इज इन हिज इलेक्शन ईयर। कोई अर्थ शैटरिंग डेवलपमेंट नहीं होगी। आई एम एट बेस्ट ऑप्टिक्स। मेरा नहीं ख्याल कि बायलैटरल मुलाकात भी होगी, रिस्क नहीं लेंगे वो इसका, लेकिन और बहुत अहम बायलैटरल मुलाकातें हो सकती हैं। फिर आप देखिए, जैसे आपने कहा कॉन्फ्लिक्ट या तनाज़ा, उसका एक ऑडियंस होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान का ऑडियंस क्या देख रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट का ऑडियंस क्या देख रहा है? पाकिस्तान इज ऑन मॉरल हाई ग्राउंड, पाकिस्तान कमिटेड है पीस पे, और पाकिस्तान गया इंडिया, उसको कोई मसला नहीं है। अगर अब तो दिस इज अपॉन इंडिया, इट इज अपॉन द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कि वो इसको में बायलैटरल डायलॉग को इस चीज का हिस्सा बनाते हैं या नहीं। द इंडियन मीडिया इज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज विजिट। अगर आप देखें, वहां जम्मे गफीर था इंडियन जर्नलिस्ट का, जो बिलावल भुट्टो से बात करना चाह रहे थे, वहां कोई हेडलाइन लगी कि जी समिट पीछे हो गया और बिलावल भुट्टो साहब का विजिट ज्यादा अहम हो गया। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज देयर, द रशियन फॉरेन मिनिस्टर इज देयर। मेरे ख्याल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और ये जो हमारा मायोपिक विजन है ना कि हम हर चीज को जीरो इन कर देते हैं इंडिया पाकिस्तान पे, उससे आगे देखना चाहिए। और एक आखिरी जुमला आपसे कहना चाहती हूँ, मैं इजाजत भी चाहूंगी आपसे, वो ये है कि जी देखिए, सियासत जरूर कीजिए। सियासत पे एक दूसरे के लिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना सियासी वतीरा होता है, लेकिन रियासत पर सियासत मत कीजिए, रियासती मफाद पर सियासत मत कीजिए। दुनिया में कहीं भी जो मैच्योर स्टेट्स होती हैं, वहाँ कंसिस्टेंसी और फॉरेन पॉलिसी होती है। तो मेरे ख्याल है ये जो हम रियासत के इंटरेस्ट के ऊपर सियासत होने लगती है और क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म होने लगता है, और क्योंकि दूसरी जमात ने किया है तो इसलिए बुरा है, ये हमें मईशत पे भी नुकसान पहुंचा रहा है और खारजा पॉलिसी पे नुकसान पहुंचा रहा है। जी। सर, आपको नहीं लगता कि इस खित्ते में अजारादारी की बजाय जो है मिलकर तरक्की, लोगों की फलाह बहबूद पर हमें फोकस करना चाहिए, उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए? नहीं, आगे जाके अगर आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं तो आगे जाके ऐसा ही होता मंजरनामा होता नजर आ रहा है। रीजनल जो हमारी जियोपॉलिटिकल इमरजेंस इस वक्त हो रही है, जो जिस तरीके से आपस में हम आहंगी बढ़ रही है रीजनल कंट्रीज की, तो महसूस यही होता है कि उस पे जाहिर है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में मुख्तलिफ मफादात की वजह से कंट्रीज आ रहे होते हैं। तो यही है कि आपस में बैठ के करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि हमारा एक स्टैंड है कश्मीर पर, और कश्मीर पर हम कहते हैं कि आपने जो अगस्त 5 का किया है फैसला, 370 अपने आर्टिकल को एब्रोगेट किया और 35A को, उसको आप खत्म कर लें। इंडिया उसकी बरक्स समझे कहता है, जो कि हवा में नहीं, जो मफरूजे पर बात है कि आप अपना क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करें। हमारे पास तो एक टेंजिबल चीज है कि हम कहते हैं ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है, ये बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ है उसके खिलाफ है। अगर आप इस चीज को जारी रखेंगे तो इंटरनेशनल लॉ की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जेनेवा कन्वेंशन 49 आर्टिकल की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और आप जो इस वक्त कश्मीर में मामला चल रहे हैं, अगर हम उसको मजीद एग्जामिन करें तो वॉर क्राइम तक बात पहुंच जाती है। उस पर बहुत सारी गुफ्तगू होती रही है, उस पर कमीशन की 2 रिपोर्टें भी हैं, ह्यूमन राइट कमीशन की, लेकिन इस वक्त मैं अपने गुफ्तगू को और अपने कमेंट्स को इस पर ही समेटूंगा कि हाँ, हमें खित्ते में करनी चाहिए बात, और मैं समझता हूँ कि आगे जाके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। देखिए दुनिया कितनी तेजी से तब्दील हो रही है। अभी हाल ही की बात है कि सऊदी अरब कहता था कि आप बेशक इजराइल को कि आप चाहें तो ईरान पे हमला करने के लिए हमारी आप फिजाई हदूद इस्तेमाल कर लें। ये ज्यादा अरसे की बात नहीं है, चंद बरस की। और अब देखें कि किस तरह शेरो शकर हो गए हैं वो,
सऊदी अरब और ईरान के, कि ईरान की जब इवैक्यूएशन हो रही थी सूडान से तो जनरल्स उनको गले लगा रहे थे रियाद में और कह रहे थे कि हम भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। तो जब ये चीजें हो सकती हैं तो क्योंकि खित्ते में इस वक्त बाकी ममालिक चाहते हैं कि एक दूसरे की जो मुखासमत है उसमें कमी आए, तो यकीनन मल्टीलैटरल फोरम का ये एक दूसरे के साथ जो मफाद जुड़ा हुआ है, उस मफाद के बाद इंडिया को पता है कि उसको कनेक्टिविटी मिल गई तो उसकी ख्वाब की तामीर निकल आएगी। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो इस वक्त इंडिया के तकरीबन 87 बिलियन डॉलर की ट्रेड है चाइना के साथ, और जब ये रास्ता खुल गया इंडिया के लिए तो इंडिया के तो जिसको कहते हैं ना उर्दू में वारे निहारे हो जाएंगे। तो इंडिया को पता है कि उसका इंटरेस्ट इस खित्ते के और इस ब्लॉक के साथ क्या है, वेस्ट के साथ उसका हक है कि वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल जो भी अपने ताल्लुकात रखे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस ब्लॉक और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माय कंट्री। तो उस लिहाज से कर देखा जाए तो जो आपके सवाल का कंक्लूडिंग जवाब मेरे पास ये है कि हाँ, इस खित्ते में जो इस वक्त रौनुमा हो रही है चीजें जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड लेवल पे हैं और जो इस खित्ते में हो रही है, उससे अंदाजा यही होता है कि आगे जाके जरूर इसका कोई ना कोई हल निकल न सिर्फ चाहिए बल्कि निकल जाएगा। क्योंकि आप देखें कि अभी जब प्रेसिडेंट जब जाएंगे चाइना के इंडिया में तो आप देखेंगे उसमें और ज्यादा जो हरारत है उसमें कमी आएगी। जब इंडिया और चाइना की हरारत कम हो सकती है तो पाकिस्तान और इंडिया की हरारत भी कम की जा सकती है। मेरा अपना मानना ये है, मेरा अपना ख्याल और तज्जिया ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इस प्लेटफॉर्म पे अपीयर होने के बाद वापसी में जो ऑप्टिक्स जा रहे हैं अब तक मजमूई तौर पर बेहतर जा रहे हैं, लिहाजा अब बैक चैनल डिप्लोमेसी का आगाज हो सकता है दोबारा शुरू हो जाए। ये दुरुस्त है कि इलेक्शन ईयर है और बीजेपी का ये हमेशा से रहा है तरीकाकार कि वो पाकिस्तान बैशिंग पर वोट्स ले, पहले भी उन्होंने किया ये, इस दफा भी वो करेंगे। लेकिन मुझे ये भी इल्म है कि ये नो वार नो पीस के तहत ये मामला चलता रहेगा और शायद बैक चैनल डिप्लोमेसी अब दोबारा शुरू हो जाए। बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर हम हमारे हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल सही। अब हुमा साहिबा, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे। आपने रियासत और सियासत की बात की तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियासत से ज़्यादा रियासत मुकद्दम होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि खित्ते की जो बदलती सूरत हाल है उसके तकाज़े अब कुछ और है, उसकी डिमांड्स कुछ और हैं इस वक्त। अगर हम भारत की मिसाल लें तो भारत अपने डिस्प्यूट्स के बावजूद चाइना से ताल्लुकात हों या रशिया से ताल्लुकात हों या दीगर ममालिक से, अब वो उस पर कोई समझौता नहीं करता। अब जिस तरह जमील साहब ने भी जिक्र किया कि ताल्लुकात किसी कॉस्ट पर नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस खित्ते में आइसोलेशन का शिकार तो नहीं हो गया? क्या पाकिस्तान को भी इस कनेक्टिविटी को अब बढ़ाने की जरूरत है या हम कहां लैग कर रहे हैं? व्हाट डू यू से? देखिए जी, थोड़ी सी सख्त बात हो जाएगी लेकिन बात बिल्कुल वाजे है कि ये इस वक्त चाइना के राइज के बाद जो इकोनॉमिकली ड्रिवन वर्ल्ड है और किसी भी मुल्क का जो स्टैचर है और उसका जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरफेस है वो उसकी माशी ताकत पर मुनहसर होता है। बिल्कुल। इंडिया ने अपनी माशी ताकत को इस वक्त इस हद तक बढ़ा लिया है कि वो यूके से आगे निकल गई है और वो 7वां मुल्क है जो वेस्ट में इन्वेस्ट करता है। हम तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान की बात करते हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में 7th मुल्क है जो इन्वेस्ट करता है। तो ये जो इकोनॉमिक गेन हासिल किया है इंडिया ने, उसने उसको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक क्लाउट भी दिया है। इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त पोजीशन ऑफ वीकनेस में है, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे इसकी रिलेशनशिप चाइना के साथ हो। इसके बावजूद वी नीड टू डू सम स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क। जो शंघाई में पार्टिसिपेशन इज दैट स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क। तो आपका जितना इकोनॉमिक स्टैचर बढ़ेगा फिर आपका क्लाउट और बार्गेनिंग पावर्स भी बढ़ेंगी। इंडिया के पास वो बार्गेनिंग पावर है। इसके बावजूद उनका नाम इस वक्त कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ले रही हैं। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो माइनॉरिटीज़ और वनरेबल ग्रुप्स के साथ रवैया है मोदी हुकूमत का, इट इज़ मेकिंग हेडलाइंस एवरीवेयर। खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो जड़ पकड़ रही है वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को मसाइल नहीं है, इंडिया को भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इंडिया जो है वो
स्मार्टली खेलता है, अपने माशी क्लाउड को इस्तेमाल करता है बिल्कुल, और आगे बिल्कुल। बढ़ता है। तो ये बात है, जब हम ये इस लेवल पे चले जाएंगे तो हमें भी वो आसानी हो जाएगी। जो बिल्कुल हमारे सही, बिल्कुल सही, true that। economic trends हैं, उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी कंपल्शंस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया, जहां बिलावल भुट्टो साहब का ये दौरा अहमियत का हामिल है, वहीं खित्ते की बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हुमा साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो आपके मुआशी हालात पर होना चाहिए। तो मुआशत जब किसी भी मुल्क की स्ट्रांग होती है तो ताल्लुकात भी किसी मुल्क के साथ, दीगर ममालिक के साथ या आपके जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ बढ़ाने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो पाकिस्तान को भी बहुत से ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है। और अभी लेते हैं जनाब एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अब बात करेंगे ब्रांड्स की। ब्रांड के तस्वुर ने हमारे माशरे के जो इखलाकी माशरती सोच को तकरीबन बदल कर ही रख दिया है। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ब्रांड्स की खपत में मुब्तला हो चुकी है। और अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों में भी ब्रांड्स दाखिल हो चुके हैं। फर्नीचर की अगर हम बात करें, हम खाने की बात करें, फास्ट फूड की बात करें, फर्नीचर, लग्जरी कार्स, जूते, बैग्स, यहाँ तक के परफ्यूम भी अब हमने भाई लोकल नहीं लेना, हमें परफ्यूम भी इंपोर्टेड वाला ही चाहिए। बिल्कुल। और अब लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस क्यों हो चुके हैं, बेसिकली इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन सर्वे में ये बात सामने आई है कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में ब्रांड इमेज जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से तमाम ब्रांड्स में भी इजाफा हुआ है। तो ब्रांड कॉन्शियस होना कितना नुकसानदेह हो सकता है या इसमें कोई अच्छा पहलू भी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो लोगों की राय क्या है इस बारे में वो जानते हैं। ब्रांड पसंद करता हूँ यार, क्योंकि ब्रांड जो होता है ना वो कपड़े जो होते हैं वो कंफर्ट देते हैं बहुत ज़्यादा। ब्रांड के जो कपड़े होते हैं, लोकल के कपड़े की स्टिचिंग अच्छी नहीं होती यार, वो कंफर्टेबल नहीं देते। ब्रांड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। मेरे सब ब्रांड मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्रांड का उसमें फैब्रिक जो होता है उनका ज़्यादा अच्छा होता है, लोकल फैब्रिक इतना अच्छा नहीं होता। ये उसके अंदर खास तौर पे ब्रांड जो कस्टमर की जो बॉडी जो होता है उसको खास तौर पर फोकस करता है कि कस्टमर की बॉडी जो है एंटी एलर्जी ना हो जाए, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, गर्मी लगती हैं, मतलब वो सब चीज़ें ख्याल रखते हैं। कपड़े तो देखें सर, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। डिपेंड ये लोकल में मिल जाए, अब लोकल में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, उसके प्राइस कुछ कम होती है, क्वालिटी अच्छी हो तो साल 2 साल 3 साल भी चलते रहते हैं। बस अब जो हालात है, जो सर्कमस्टांसिस है, पिछले जो 5 साल के अंदर द्वार के अंदर जो हुआ, अब तो लोकल पे सर्वाइवल करना पड़ रहा है। वैसे तो लोग तो ब्रांडेड ही पसंद करते हैं, हम खुद भी ब्रांडेड पसंद करते हैं, मजबूरी है कि लोकल पे इत्तेफाक करके अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। हम पसंद तो ब्रांडेड था, लेकिन ब्रांडेड हमारे रेंज से आउट हो गया, तो लोकल भी मुश्किल है। 1200, 1300, 1400 का वो कर रहे हैं। अब जिस तरह हिना ने जिक्र किया कि ठीक है ब्रांड कॉन्शियस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई की अगर लहर देखी जाए कि कितनी ज़्यादा है, तो इस महंगाई के दौर में भी आप ब्रांड्स का इस्तेमाल करें, खा वो कपड़े हों या खाना पीना हो या फिर ट्रैवलिंग के लिए आपकी गाड़ी हो या फैशन के लिए आपके कोई भी एक्सेसरीज हो, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है इसमें कि इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 70% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि बेशक वो लोकल ब्रांड ही क्यों ना हो, लेकिन हमने ब्रांडेड टैग्स के बगैर शॉपिंग नहीं करनी। इसकी वजह क्या है और इसका नुकसान कितना है या इसका फायदा कितना है? बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। फैशन डिजाइनर मुनीब नवाज साहब हमें इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। एनी टाइम। सर, आपने पूरी हमारी तमहीद सुनी। हमने ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में अवाम ब्रांड्स के दिलदादा होना एक अलग बात है, लेकिन उसको अपनी मजबूरी बना लेना, इस हद तक चले जाना, आपके ख्याल में क्या इसकी वजूहात? देखें, ब्रांड एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, ब्रांड को हमें गलत नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान भी एक नाम है, वो ब्रांड होता है। हर ब्रांड की एक प्रॉमिस होता है, ठीक है। हर इंसान जो 70% आपने लोगों को कहा कि जी क्योंकि देखें, जब आप इसको अपनी मजबूरी नहीं कोई भी बनाता, अनलेस आप ज़बरदस्ती उसको अपने ऊपर हावी इस तरह कर लें कि जी ये मेरे लिए
जिंदगी का तर्ज अमल बन चुका है कि मैंने इसके बगैर अब रह नहीं सकते। बट ब्रांड बनाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें पाकिस्तान को भी ब्रांड बनाना है, हमें पाकिस्तान की मईशत को भी ब्रांड बनाना है, मुआशरे को भी ब्रांड बनाना है। बिकॉज उसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें की ग्रोथ क्या होती है, ब्रांडिंग में फ़ायदा क्या होता है, वैल्यू एडिशन हो रही होती है। ब्रांड क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। वो दे नो लॉन्गर जस्ट अ प्रोडक्ट सप्लायर, ठीक है। सो पाकिस्तान का मसला बहुत अरसा पहले ये हुआ था जब ये कोटा सिस्टम खुला था पाकिस्तान में कि जी अब सबको कोटा मिलेगा, वो कपड़े बनाएंगे या कारपेट्स बनाएंगे या इतना एक्सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह से उन्होंने किया क्या कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वैल्यू एडिशन पे काम करना बंद कर दिया। अभी आप देखें पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का बुहरान इसलिए भी आया हुआ है टेक्सटाइल में, स्पेसिफिकली माई इंडस्ट्री, कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होती, वैल्यू एडिशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा डॉलर कमा नहीं सकते, जिसकी वजह से हम लोग इवेंचुअली हमारा जो कारीगर है उसकी जिंदगी पे कोई फायदा नहीं हो रहा, डॉलर का इफेक्ट नेगेटिव ही हो रहा है, हम लोगों की एक्सपेंशन नहीं हो रही हमारी ग्रोथ में। जब तक हमारी इंडस्ट्रीज सारी मिलके, पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्रीज मिलके अपनी ब्रांडिंग पे काम नहीं करेंगी। ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि मैं एक सबकॉन्शियस प्रॉमिस आपको कर रहा हूँ कि आप जब मेरा सूट पहनेंगे, जैसे अभी ये कह रही थी कि आपने इनको कपड़े नहीं दिलाए या मैंने इनके कपड़े स्पॉन्सर करने हैं, तो वो इसलिए था बिकॉज इनके दिमाग में एक प्रॉमिसरी नोट है कि जब मैं मुनीब नवाज पहनूंगी तो मैं अच्छा फील भी करूंगी और लगूंगी भी। सो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को भी हमने इसी तरह ब्रांड करना है। आपने बहुत अच्छा इसको रिलेट किया मुनीब साहब। आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट, बेसिकली महंगाई वर्सेस ब्रांड्स की ये जंग है। बट अगर देखा जाए तो स्पेंडिंग के साथ साथ आपने इसको इनकम से जोड़ा, बिल्कुल डायरेक्टली। बिल्कुल तो हम जहाँ महंगाई का रोना रोते हैं, हम कहते हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वही आपका फोकस ये है कि आप इनकम बढ़ा लें। मेरा ना बहुत सारे दोस्त मुझे शुरू में गालियां देते हैं, लोग भी शायद अच्छी बात ना समझे, बट मैं कहता हूँ अगर आपने कुछ चीज लेनी है, अपनी इनकम बढ़ाओ, अपने खर्चे के बारे में ना सोचो, ऑपोजिट के बारे में सोचो। हम लोग इनकम के बारे में नहीं सोच रहे, हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं। जिस चीज के बारे में आप सोचते हो वो एक्सपैंड करती है। व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। हम लोग अपनी नेगेटिव इकोनॉमी के बारे में बात करें तो वो रोज हमारी मीडिया जो है वो नेगेटिव इकोनॉमी के बारे में बात करें। हम पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम कितनी दफ़ा आप दिन में कितने मिनट फॉर दैट मैटर आप लोग इस तरह की न्यूज़ चलाते हैं जहां पे हम लोग पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज ऑफ इकोनॉमी देने की कोशिश करते हैं। देखिए 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से ये नहीं हो सकता कि तमाम लोग ही बुरे हों। हम लोग 5 लोग ढूंढ के उनके ऊपर 5-5 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बना लें कि भाई आप कैसे अपनी जिंदगी सही जी रहे हैं, खुश कैसे हैं आप, या आप इस माहौल में अच्छे कैसे रह गए, आप कैसे खुश रह रहे हैं। मतलब यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उसमें उनकी इकोनॉमी भी आ जाएगी। वो आपको बेशक आपको किसी मोहल्ले में लड़का लड़की रहते हो या किसी यू नो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, उनकी स्टोरीज will inspire other people. Absolutely. That's what branding is. Suno is a brand. बिल्कुल जी। You're right. बिल्कुल। मुनीब नवाज साहब, छोटे वक्त में, थोड़े से वक्त में सुनो ने अपनी जगह जिस तरह बनाई है, अपना नाम बनाया है। ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है ब्रांड्स की। There you go. आप दोनों ब्रांड्स हैं। थैंक यू सर। सर आप खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा सर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ इज्जत का मयार जो है वो ब्रांड्स को अब समझा जाता है कि अगर आप ब्रांड पहनेंगे, आप किसी सोशल गैदरिंग में आपने जाना है, अगर आपने ब्रांड पहना हुआ है तो लोग आपको भी अच्छा समझेंगे, लोग आपको इज्जत भी देंगे। अगर आपने ब्रांड नहीं पहना तो फिर तो आपका शुमार वो एलीट क्लास में नहीं होता। क्या टेक है, ये माशरे पर कितना असरअंदाज हो रही है इस तरह की सोच? मैं एक बात लोगों से कहता हूँ कि सबसे पहले ये सवाल ना किसी भी सक्सेसफुल आदमी से आप पूछें कि पहले तुमने अपने आप को इज्जत देना शुरू की या मुआशरे ने देना शुरू की, तो आपको पता चलेगा पहले उसने अपने आप को इज्जत देना शुरू की, फिर उसको लोगों ने देना शुरू की। सो ये जो कपड़े या ब्रांड्स पहन के आप लोग जो बेहतर फील करते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। अगर आप अंदरूनी तौर पे एक दफ़ा अपने आप को ज़रा ठोस बना लेना तो आपकी बाहर की बैरूनी बहुत सारी ताकतें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकती। अगेन ये माइक्रो तरीन लेवल पे, पर्सनल लेवल से लेके पाकिस्तान के नेशनल लेवल तक हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि अगर हम अंदरूनी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग और पाकिस्तानी एज ए ब्रांड बन जाए तो फिर हमारे ऊपर वो इन्फ्लुएंस बाहर का नहीं रहेगा जो इस वक्त है। तो वो जो जरूरत है ना हमें कि भाई आप बताएं हम क्या करें ताकि आप हमें इज्जत दे सकें, पहले हमें अपनी इज्जत क्रिएट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान एक खुद ब्रांड बनेगा जैसे आप लोग बने हुए हैं, जैसे हम लोग आप तरह के 20 करोड़ और बन जाएंगे ना ब्रांड्स, तो हम लोग एक ऐसा मुल्क बन चुके होंगे, बेशक 5 करोड़ बन जाए। सो आई थिंक मार्केट में जाके आप ब्रांड पहन के यस इज्जत लेना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं इस चीज को अब अर्न कर चुका हूँ, डिजर्व नहीं कर चुका, अर्न कर चुका हूँ। यस, अर्न करना है। अगेन वही वाली बात, इनकम
अपनी इनकम से आप अपनी जिंदगी को रिलेट करें रादर देन अपने एक्सपेंसेस से। और ये मुश्किल बात है, शुरू में सबको मुश्किल लगेगा कि जी तुसी तो पैसे कमा लेने। मैंने ये काम 1000 रुपए से शुरू किया था, 2 शर्टों से शुरू किया था। सो मतलब ये कहना बहुत, जो कहते हैं ना कि जी तुसी तो हम पैसे कमा लेते हैं, तो तुसी बोल रहे हो, तो ये करने वाली बात है। टाइम लगाने के लिए ऊपर तैयार हो जाए, अपने मुंह की जरा करें और काम करना, और काम पे फोकस, राइट, यू आर वेरी राइट। और आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमें कभी भी नेगेटिविटी उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर महंगाई हो गई है या अगर खर्चे बढ़ गए हैं तो इट्स ट्रू कि आप थोड़ी किफायतशारी अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ फोकस ये करना चाहिए कि हम इनकम किस तरह से बढ़ाएं। बिल्कुल। और अच्छा मैसेज दिया आपने कि जब तक हम सब ब्रांड्स नहीं बनेंगे तो इसी तरह पाकिस्तान अल्टीमेटली जब ब्रांड बनेगा तभी फिर जहां हम माशरती तौर पर या खित्ते में हमारी पोजीशन की जब बात करते हैं तो वो भी फिर ब्रांड ही फिर तगड़ा होता है ना। देखिए मार्केट में बिल्कुल बेसिक पॉइंट यही है कि आपके जितने ज्यादा 5 रुपए, हर बंदा आज 25 करोड़ की आबादी 5 रुपए रोज ज्यादा कमाना शुरू कर दे रोज के, that's a lot of money. That's about $5 billion by the end of the year, or $4 billion by the end of the year. That's money right there. और उसके लिए आपको ब्रांड नहीं बनना, आपने अपना एक पर्सनल लेवल पे अपने आप को एलिवेट करना है कि जी आपका अपने आप से एक प्रॉमिस है कि मैं कुछ आज के दिन मैं कुछ अच्छा करूंगा जो मैंने कल नहीं किया था, बस। और अंदर से स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मुनीब साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे डिस्कस करके। और ये टॉपिक भी ऐसा था कि लोग जहां ये सोचते हैं कि शायद नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा चले। मुझे लगता है लेकिन उसके साथ साथ अफोर्ड कर सकते हैं लोग, जिससे हमने अर्न करने की बात की, अगर आपकी इनकम अच्छी, आप इतना अच्छा कमा रहे हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, आप वो खरीद सकते हैं, तो जरूर खरीदें, एंजॉय करें। जिंदगी फोकस अर्निंग पे होना चाहिए, अर्निंग पर होना चाहिए। अच्छा कमाएं और अच्छा पहने। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुश आमदीद जनाब। एक बहुत बड़ा इशू आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 22 मिलियन नौजवान जो है वो शादी के मुंतजिर हैं। आई मस्ट से कि हिना नियाजी समेत पाकिस्तान में 22 मिलियन नौजवान हैं जो शादी के मुंतजिर हैं। मुंतजिर है, मुंतजिर है। अब हिना इज सेइंग मुंतजिर नहीं है, नहीं मुंतजिर हैं। अच्छा, खबर कुछ जो है कि पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की मरदमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क का हर घर अच्छे रिश्ते की तलाश में है, और तकरीबन पाकिस्तान में हर घर में ये एक मसला है, क्योंकि मुल्क में 22 मिलियन नौजवान लड़के और लड़कियां रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक होने के इंतज़ार में हैं। तो शादी में एक अहम रुकावट गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन की जानिब से जहेज़ का इंतज़ाम ना कर सकना भी है। और शादियों के हवाले से जहाँ अब मुख्तलिफ ऐप्स भी आ चुकी हैं, तो इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कहाँ मसला है हमारे मुआशरे में और किस तरह इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से बेहतरी आ सकती है मुआशरे में। लेकिन हमने नौजवानों का ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया कि शादी किस उम्र में होनी चाहिए, शादी कितनी ज़रूरी है, तो आपको भी दिखाते हैं। बहुत हो गई लड़कियां कहती हैं लड़के ना फुल हमारी एज में ही होकर अमीर हो बहुत ज़्यादा, हालांकि उनको ये नहीं पता चला ग्रोइंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मेरे नज़दीक ग्रोइंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि लड़के भी तो हमारी एज के ही हैं। जब हम अपनी एज में अभी स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकले तो लड़के कैसे इतनी जल्दी इतने अमीर हो जाएंगे। तो और लड़कों को होता है कि लड़कियाँ मतलब वैसे तो ठीक है कि मतलब ड्रेसिंग सेंस के हवाले से वो कहते हैं गर्लफ्रेंड है तो ठीक है वेस्टर्न, और वाइफ है तो ईस्टर्न, तो वो कुछ होता है। और कुछ ये भी होता है कि आप ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं तो आप मेरे साथ रहें। रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटीज़ के कुछ सोशल स्टिग्मास हैं, ठीक है, उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिससे इनको बाहर निकलना होगा, मेरा ख्याल है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे फ़ील होती है, जैसे मैं भी बीइंग अ मैरिड वुमन, मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि लड़कियों को होता है हम पहले पढ़ लें, पता नहीं शादी के बाद कर सकेंगे कि नहीं, तो शादी के बाद भी मौके दें, वरना बहुत सारी उम्र का एक हिस्सा निकल जाता है उनका शादी से पहले इस तरफ फोकस का कि हम पढ़ लें, पता नहीं बाद में ये होगा कि नहीं। ये चीज़ मेरे ख्याल से शायद इसलिए क्योंकि लड़कियां शायद अब चूज़ करने लग गई हैं अपने whoever they want to be with, और शायद लड़के भी चूज़ करने लग गए हैं, और शायद एजुकेशन ऑल्सो मैटर्स। सो अगर कोई अपने एजुकेशनल परसूट में ज़्यादा लगा हुआ है तो शायद हो सकता है उस वजह से दे आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट इट। बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना, हमने लोगों के ओपिनियन सुने शादी से रिलेटेड, शादी क्यों नहीं हो रही, लोगों ने बताया।
और अब इस मामले पर तफसील से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है एजाज बुखारी साहब ने, जो कि रिलेशनशिप मैनेजर हैं, लाइफ कोच हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। एजाज साहब, जब आप अभी आए स्टूडियोज में तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि शादी करने की एक उम्र होती है, तो सबसे पहले तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द परफेक्ट एज टू गेट मैरिड? देखिए, बुनियादी तौर पर जो बायोलॉजिकली देखते हैं ना, जब एक इंसान बालिग हो जाता है उसको उसके बाद शादी कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ नॉर्मली ये देखा जाता है कि लड़का इतना कमाता हो, उसका ये सिलसिला हो, वो सिलसिला, इसका बिल्कुल शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। कमाने वमाने का ताल्लुक है ही नहीं। ये जो 22 मिलियन इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि अगर अपना घर कच्चा है तो मुझे पक्के घर में रिश्ता चाहिए। उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। दूसरी बात, जब मैं एज की बात करता हूँ, मेरा अपना ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोच में चीज़ों को देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि लड़के को 24-25 से आगे जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा। और लड़की को 20-21-22 से आगे नहीं जाना चाहिए। Don't you think it's too early? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बहुत ज्यादा मेडिकल बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, इवन साइकोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस वक्त में वो शादी करे ताकि वो एक दूसरे को दरियाफ्त करने के वक्त को सही गुजार सके। नॉर्मली होता ही है कि हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो जिन लोगों ने एक दूसरे को दरियाफ्त करना होता है, वो पहले दिन ये तय कर लेते हैं कि तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, और वो कहते हैं तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। उसके नतायज क्या निकलते हैं, जो उनकी दरियाफ्त का वक्त है वो कहीं इधर उधर रह जाते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते सारी जिंदगी। तो एजाज साहब, क्या दरियाफ्त 25 साल या 26 साल के बाद नहीं किया जा सकता? दरियाफ्त तो उम्र के मुझे लगा हिना पूछने लगी है कि क्या दरियाफ्त करना बहुत जरूरी है? जिंदगी ऐसे भी तो गुजर सकती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ जीना सीख के एक दूसरे को जीना सीख रहे होते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से कपल ऐसे आते हैं जो कि कोई ब्रेकअप के करीब है, कोई खुला हो। आपको याद होगा, आपको 6-8 महीने पहले एक हफ्ते के अंदर 500 खुला हुई लाहौर। हाँ जी। और वो जो खुला में खातीन का जो जुमले थे ज्यादातर सुनने को मिले कि अब हम कमाती हैं, हमारे पास पैसे हैं, हमें कोई इतनी जरूरत नहीं रही। अब आप देखिए, ये तो कोई तरीका नहीं है बात में। आखिर जिंदगी ने, नस्ल ने आगे बढ़ना है। दूसरी बात देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी उम्र में अपने आप को नाना दादा बनता हुआ देखें, तो अगर आप 40 के होकर शादी करेंगे तो कहाँ से आप अपने आप को उस खूबसूरती को आप इंजॉय कर सकेंगे? आप नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस वक्त में, और बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। अच्छा एजाज साहब, आपने सॉरी टू कट, जो 20-25 साल वाला एक आपने एक बात की, आई एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट बेसिकली, क्योंकि जितना जल्दी शादी होगी उतना जल्दी ही आप पहचानेंगे कि ये रिलेशनशिप है क्या बेसिकली। लेकिन उस एज में बच्चा खुद से डिसीजन नहीं लेता। आप जब 30 प्लस हो जाते हैं, 35 तक आते हैं, खुद कमाना शुरू कर देते हैं, तब आपको ये लगता है कि अच्छा अब मैं इंडिपेंडेंट फैसला कर सकता हूँ, या अब मैं डिसाइड करूंगा कि कब शादी करनी है। उस एज में पेरेंट्स का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके ख्याल में अब जिस तरह हालिया रिपोर्ट है कि 22 मिलियन नौजवान शादी के मुंतज़िर हैं, क्या उसमें आप वालिदैन को भी कसूरवार ठहराते हैं? मेरा एक इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है कि जब तक संधियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक घर नहीं बसेंगे। उन लोगों को ट्रेनिंग देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं वालिदैन का किरदार, मैं पिछले दिनों एक टीवी शो के ऊपर था, ये 22 मिलियन पर ही बात हो रही थी। मैंने कहा इन लड़के लड़कियों को आप शादी करने दें, एक हफ्ते के अंदर सारे शादीशुदा हों। ये जो इधर से बहन बैठी है वो उसे अपने तर्ज का कैरेक्टर चाहिए, उधर से माँ बैठी है उसे अपने जिसके लिए चाहिए उससे तो अक्सर राय भी नहीं पूछी जा रही हो। आप देखें जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, कोई ना कोई एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। वो पसंद कर रहे तो यही जरूरत है ना, भी पसंद करने कर लें शादी उसको। नहीं, वो जो बहुत ही तजुर्बाकार लोग जो 40 साल से लड़ रहे हैं रोज घर में, वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए फैसला करेंगे और हम तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तो फिर हम उन तजुर्बाकार लोगों की भेंट चढ़ रहे हैं। देखिए, हर एक ने बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा कि उठाना खुद ही पड़ता है थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलते हैं कोई कंधा नहीं देता। वाह वाह। हमें अपने आप को खुद से देखना होता है हर एतबार, और जिस घड़ी आप इस बात को समझ लेंगे सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। और हमारे पास लोग आते हैं, कपल्स जब आते हैं जो किसी न किसी बात पे लड़ झगड़ रहे होते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं। आप कभी भी रिश्तेदारों से अपने मसाइल डिस्कस न करें, वो बाइस्ड होते हैं। अच्छा एजाज साहब, मेरा एक और सवाल है कि क्या तालीम और नौकरी भी फिर शादी की राह में रुकावट है? और अगर हम ये कहते हैं कि 25 साल में शादी कर देनी चाहिए, जिस तरह से जमील ने भी अभी ये बात मेंशन की कि जब आपकी शादी होती है आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फिर आपने एक फैमिली को लेकर चलना है, बच्चों नहीं होने, उनकी तालीम है, और जो हमारे मौशी हालात हैं उसमें नौकरी का होना, पैसे
इतना होना बहुत जरूरी है कि आप अपनी बेसिक्स पूरी कर सकें, जिसके गुजारा साथ अच्छा गुजारा हो सके। गुजारा हो सके। तो आप नहीं समझते कि 25 साल में तो आजकल बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, शादी करके कैसे बुनियादी घर तौर पर बसाया जा देखिए ना, सकता है? जब आप मुआश को शादी के साथ जोड़ेंगे तो फिर तो शादियां देर से ही है। तो फिर देखिए ना, ये अगर हम आप practically उसको सोचें- जिम्मेदार देखें। हमें अपने बच्चों को, हम तो अपने बच्चों को फैसला करना तक नहीं सिखाते, कहीं सिखाते। जब आप किसी के फैसले करते रहोगे वो फैसला करना सीखेगा। मैं अब यहाँ पर आपको एक वाकया छोटा सा बताता हूँ। मेरे पास एक खातून ने फोन किया, कहने लगे सर मेरी बेटी है 4 बरस की, 4.5 की, ठीक है, बाहर बहुत सर्दी है और वो कहती है मैंने गर्म कपड़े पहन के नहीं जाना, सर्दी वाले वो जो गर्मी वो नहीं होते हल्के कपड़े गर्मियों वाले वो पहन हाँ के जी। वो जूं ही बाहर निकली, मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, एक तरीका तो ये है कि आप इसे लगाएं 2 थप्पड़ और गर्म कपड़े पहना और बिठाएं गाड़ी में, हाँ जो जी। ट्रेडिशनल तरीका है। हाँ जी। एक ये है कि आप उस बच्ची से कहें कि बेटा तू जो कपड़े चाह रही है पहन के चल, साथ गर्म कपड़े रख ले। जिस घड़ी वो गाड़ी तक पहुंचेगी उसे एहसास होगा सर्दी का, एक्सपीरियंस करेगी उसको, उसके बाद वो फैसला करेगी कि मुझे गर्म कपड़े चाहिए। वो जब गर्म कपड़े मांगे तो उसे सुनाना नहीं तुमने, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी। यस, वो जब उसे नहीं सुनाओगे वो एक्सपीरियंस करेगी और पूरी जिंदगी वो उसको बच्चों को फैसला करना भी सिखाना चाहिए। वो कौन सिखाएगा? जो दूसरों के फैसलों के भीड़ चढ़े रहे वो कहाँ से सिखाएंगे? बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात की आपने इजाज बुखारी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जिसको हमने डिस्कस किया। अभी हम ले रहे हैं जनाब ब्रेक। आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 27 अप्रैल को होने वाली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सियासी जमात को कोई हिदायत जारी नहीं की, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, इंतखाबात को लेकर डेडलॉक अब भी बरकरार है। लेकिन इसकी इन मुज़ाकरात की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर है। आज बहुत अहम समाअत भी है 11 बजे, और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात करवाने का जो हुक्म है वो अपनी जगह बरकरार है। इसी पर तफसील से बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच, मैं भी ठीक हूँ। आप सबका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, क्या कहेंगे, क्या फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्के फैसला, और उसके बाद सियासी जमातों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? देखिए, आज वफाकी हुकूमत ने एक जवाब जमा कराया है सुप्रीम कोर्ट में और मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त मांगा है। अब ये जो बार बार ताना दिया जाता था ना कि अदालत पंचायत का रोल प्ले कर रही है, अब आप देख लीजिए कि वफाकी हुकूमत खुद मुतालबा कर रही है अपने अटार्नी जनरल के ज़रिए कि हमें मुज़ाकरात के लिए और वक्त दिया जाए। अब पहली बात तो ये है कि PTI जो है वो मुज़ाकरात अमली तौर पे ख़त्म कर चुकी है, और जो उन्होंने ये भी जवाब जमा करा दिया है कि इन मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकला, अदालत अपना फ़ैसला सुनाए। अब अदालत के सामने 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो तौहीन अदालत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों पे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वजीर कानून भी हो सकते हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो है सेक्रेटरी ख़जाना भी हो सकते हैं, और वो अपना गवर्नर स्टेट बैंक भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए ना, शिद्दत कितनी पैदा कर दी गई है कि जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट के नाम, उसमें भी एक इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि उन्होंने अपनी आइनी हदूद से तजावज़ किया है। इसी तरीके से जिस अंदाज से ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब धमकियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस को, और राना सनाउल्लाह साहब तो इस हद तक आगे चले गए कि उन्होंने कहा कि आपको एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ही फारिग कर दिया जाएगा। उससे और ज़्यादा कशीदगी पैदा हो गई। यानी एक बिला वजह का तनाव जो है वो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज खोल रही है। साबिक प्राइम मिनिस्टर खान अब्बासी साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस को अदालत में तलब किया जाए। नूर आलम खान जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब कर रहे हैं, गिरफ्तारी का अंदिया दे रहे हैं। एक तलखी का माहौल तो है ना पार्लियामेंट के दरमियान और जुडिशरी के दरमियान। अब देखना यह है कि जुडिशरी ने देखिए अभी तक काफी हद तक अपने आप को कूल रखा हुआ है, और जिस किस्म की इल्जाम तराशियां, जिस किस्म के सख्त जुमले, जिस किस्म की किरदार कुशी पार्लियामेंट के अंदर से हो रही है, उसका जवाब तो उस अंदाज से अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। और अमूमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका जवाब और दर जवाब देने की बजाय अपने फैसले में जवाब देती हैं। तो आज देखते हैं कि क्या फैसला सामने आता है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब मफाहमत के लिए मजीद कोई वक्त मिल सकेगा।
और जो फैसला है वो अब होगा, जैसे आपने खुद भी कहा कि 14 मई का फैसला अटल है, लेकिन शायद 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो सकते, अब जो नजर भी नहीं आ रहा। तो हो सकता है एक नया फैसला भी इलेक्शन के हवाले से आ सकता है 28 मई के कॉन्टेक्स्ट में, 29 मई के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि PMLN के लोगों के कागजात जो हैं वो जमा नहीं हुए हैं उनके निशान के साथ, एक मार्जिन मिल सकता है। लेकिन अब बेहतर होता है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर आम इंतखाबात पर अगर इत्तफाक राय पैदा कर लेते, और तो वो बहुत बेहतर रास्ता था। और देखिए उसमें कोई बड़ी रुकावट भी नहीं थी, यानी PTI वाले कह रहे थे कि हम अगस्त के अंदर पहले हफ्ते में इंतखाबात चाहते हैं और मई में असम्बलियों की तहलील चाहते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हम जुलाई में असम्बलियां तहलील करेंगे और सितंबर अक्टूबर के अंदर जाके इंतखाबात करवाएंगे। तो सलमान आबिद साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत को 1.5 माह का गैप तो हल हो सकता था? जी, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को लचक दिखानी चाहिए और इलेक्शंस की तरफ अब बढ़ जाना चाहिए? देखिए ना, जब इमरान खान ने लचक दिखाई और वो पंजाब के इंतखाबात से आम इंतखाबात की तरफ चले गए हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत को भी 1.5-2 माह पहले अगर इंतखाबात हो जाए तो क्या तूफान आ जाएगा। लेकिन लगता यह है कि हुकूमत के अपने अंदर बहुत से लोग हैं जो इंतखाबात इस बरस चाहते ही नहीं है, वो तो अगले बरस इंतखाबात की राह देख रहे थे। फिर आप देखिए ना, इस वक्त एक एम्बिग्विटी क्या है, ये केयर टेकर का मुस्तकबिल क्या है। केयर टेकर तो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है निगरान हुकूमतें, अब वो किस कानून के तहत और किस आइन के तहत हुकूमत कर रही हैं, उस पर भी सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल है कि अब अदालत काफ़ी हद तक वजाहत करेगी, और ये याद रखिएगा कि ये 3 रुकनी बेंच का फैसला ही हतमी फैसला होगा, क्योंकि अदालत का जो फैसला होता है उसका ताल्लुक ये नहीं होता कि लार्जर बेंच का फैसला होगा तो हम मानेंगे, फुल कोर्ट का फैसला होगा तो हम मानेंगे, और अगर 3 रुकनी बेंच का फैसला होगा तो हम नहीं मानेंगे। फैसला अदालत का फैसला ही होता है। तो अब देखते हैं कि अदालत क्या ऐसा फैसला सुनाती है जिससे एक क्या न्यायी सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन जिस किस्म का टकराव खुद पार्लियामेंट ने पैदा कर दिया है, इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने भी खत लिखा था चीफ जस्टिस को, तो मुझे लगता है कि तलखी बहुत पैदा कर दी गई है। मफाहमत के मामलात जो है वो सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट का और जुडिशरी के दरमियान भी मफाहमत के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सलमान आबिद साहब, जहां आपने पार्लियामेंट और जुडिशरी का जिक्र किया, वहीं आप देखें कि जो मुज़ाकरात का मामला है, इंतखाबात इस वक्त सबसे बड़ा इशू है इस मुल्क का, मुईशत से भी ज़्यादा बड़ा इशू है, इफ़ यू वुड अग्री विद मी। लेकिन ये सिर्फ अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, बेसिकली ये अदलिया, फिर हमारी पार्लियामेंट, फिर सियासी जमातें और फिर इलेक्शन कमीशन का किरदार भी बहुत आम हो गया सर। आप देखें कि अदालती अहकामात के बावजूद जो हीले बहाने हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हो या हुकूमत की जानिब से हो, वो कहीं ना कहीं इंतखाबात में रुकावट बन रहा है। तो आपको लगता है कि जो अब फैसला आएगा अदलिया का वो सब मानेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सख्त तनकीद होनी चाहिए, और मैं तो इस बात का हामी हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं या इलेक्शन कमीशन है, ये हर दफा आके अदालत में अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। पहले कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे आएंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे। अब कहते हैं जी सूबे का इलेक्शन हो ही नहीं सकता, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपने आप को मजाक बना दिया है। और ये याद रखिए कि ये इलेक्शन, अगर मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है और इलेक्शन की कोई डेट देती है, और इस इलेक्शन कमीशन हो, वफाकी हुकूमत हो, इदारे हो, वो इलेक्शन कराने से इनकार कर देते हैं, तो फिर तो आपको सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा देना चाहिए। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर इस मुल्क के अंदर अदालतें होनी नहीं चाहिए, फिर हुक्मरान जो मर्जी चाहे फैसले करें। और मैं एक बात बताऊं आपको जमील भाई, अगर इस दफा इंतखाबात ना करवाए गए और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं तस्लीम किया गया, तो ये मिसाल कायम हो जाएगी, आइंदा कोई भी वफाकी हुकूमत किसी भी हुलिये बहाने के साथ वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं करवाएगी, और उनके पास मिसाल होगी कैसे हमने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है, कैसे अटार्नी जनरल को इस्तेमाल करना है, कैसे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करना है, कैसे सेक्रेटरी खजाना को इस्तेमाल करना है। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है? मतलब मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है, और वो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है उसके मामलात में काफ़ी तजाद पाया जाता है, टकराव पाया जाता है, बल्कि लगता ही है कि जैसे वो भी वफाकी हुकूमत की तरह तय कर बैठा है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, और वो किस लिए तय कर बैठा है कि वो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहिए था ना इस मामले में। जब वो कहते हैं कि हमें खुद मुख्तार इदारे हैं, तो खुद मुख्तार इदारा फैसले करे ना इलेक्शन के हवाले से। ये कोर्टों के अंदर जो बार बार बात जा रही है वो इसलिए जा रही है कि इलेक्शन कमीशन अपने मामला, देखिए ना, आपको याद होगा KPK की डेट देनी थी
आज तक इलेक्शन कमीशन ने केपीके की डेट भी नहीं दी है। बिल्कुल। तो ये किसके देखिए ना, हम ये हमारे पैसों से चलता है ना इलेक्शन कमीशन, हमारे टैक्सों से चलते हैं। अगर आपने मुल्क में इलेक्शन ही नहीं कराने वक्त के ऊपर, तो फिर इलेक्शन कमीशन की भी जरूरत क्या है? इसको भी बंद कर दें। अच्छा सलमान आबिद साहब, अभी इलेक्शन कमीशन का तो मौकिफ ये है कि अदालती जो भी हुक्म आएगा हम उसको मानेंगे। बट अदालत ने पहले हुक्म दिया है ना, अदालत ने पहले हुक्म दिया, इन्होंने क्यों नहीं माना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सलमान आबिद साहब, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत का इस वक्त जो ये फोकस है कि हम बजट पहले दें, और उस बजट में आपको लगता है कि कोई ऐसी बात होगी कि अवाम को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा? देखिए ना, ये भी जमील भाई एक ऐसा मजाक है। मिसाल के तौर पे ये वफाकी हुकूमत बजट पेश भी कर दे और बजट पेश करने के बाद असम्बलियों को तहरीर कर दिया जाए, तो जो वफाकी हुकूमत जो बजट पेश करेगी उस पर इंप्लीमेंट कैसे हो सकेगा? वो तो नहीं हो सकेगा। तो वफाकी हुकूमत को क्या मिलना है? देखिए, इमरान खान साहब भी अगर ये जिद कर रहे हैं ना कि जी ये वफाकी हुकूमत बजट पेश ना करे, करने दें पेश। आप बुनियादी मुतालबा करें कि जनाब आप बजट पेश करना चाहते हैं, करना करें, नहीं करना चाहते ना करें, आप अगस्त में इंतखाबात को इंश्योर करें, बाकी बातें वफाकी हुकूमत पे छोड़ दें। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल ऐसी है जिसमें बजट के जरिए कोई बहुत बड़ा लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। अभी तक 1.25 साल तक तो IMF का माहिदा ही नहीं सामने आ पा रहा यार। तो वो, और ये जो इलेक्शन ना होने की वजह से और ये जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, उसने पूरी इकॉनमी को भी हमारी कोलैप्स करके रख दिया है। और इसहाक डार साहब का ना जादू चल सका, ना वफाकी हुकूमत की तजर्बाकारी चल रही है, ना उनकी सलाहियत चल रही है। बस वो एक ब्लेम गेम है जो हुकूमत अपोजिशन पे और अपोजिशन हुकूमत पे लगा रही है, जिससे मुल्क के मामलात को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। बिल्कुल। सलमान आबिद साहब, जो लास्ट गवर्नमेंट थी नून लीग की, आपको याद होगा कि नून लीग की गवर्नमेंट जाते हुए भी बजट दे गई थी, मतलब 5 साल की हुकूमत में वो 6 बजट दे गई थी। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि नई बनने वाली हुकूमत को फिर मिनी बजट देना पड़ा था दिसंबर जनवरी में। यही इस वक्त सवाल है ना जो इमरान खान सवाल उठा रहे हैं कि एक हुकूमत जा रही है तो वो कैसे बजट पेश कर सकती है, क्योंकि फिर होगा ये कि ये बजट के अंदर दादो शुमार के अंदर ऐसी जुगाली करेंगे कि आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिर उनको मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा, फिर IMF के साथ जो माहदे होंगे वो नई हुकूमत मानने से इनकार कर देगी। तो इसलिए मुझे लगता है ये है कि ये जो सारी की सारी इस वक्त हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि हम ऐसा बजट पेश कर दें जिससे वक्ती तौर पे कोई फ़ायदा मिल सके, लेकिन IMF की कंडीशंस की वजह से वो भी नहीं मिलने वाला आपको, मैं आपको बताऊं। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग कहते हैं ना जी पहले माशी हालात दुरुस्त हो जाएं, तो माशी हालात तो ना पहले कभी दुरुस्त थे ना आज दुरुस्त हैं, इलेक्शन फिर भी करवाने पड़ेंगे। फिर कहा जाता है कि पहले सिक्योरिटी के हालात दुरुस्त हो जाएं। पाकिस्तान में जितने भी इंतखाबात खासतौर पे 2008 के बाद हुए हैं वो दहशतगर्दी के साए के नीचे ही हुए हैं, इलेक्शन फिर भी होते रहे। बेनज़ीर के मर्डर के बाद भी सवाए चंद महीने के अलावा फिर इलेक्शन तो फिर भी हो गए थे। तो ये जो जितने भी जवाब पेश किए जा रहे हैं ना इलेक्शन ना कराने के, एक्चुअली इसका मसला ना तो सियासी है, अपना इंतजामी है, ना माली है, ना कानूनी है, ना सिक्योरिटी का है। ये मसला खालिस्तान एक सियासी मसला है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को लगता है कि जो इलेक्शन है ना वो उनके लिए एक खुदकुश हमला है और वो उससे बचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, IMF का जहां आपने जिक्र किया, तो IMF का प्रोग्राम जो है वो अभी तक क्यों बहाल नहीं हो पा रहा, इस पर मैं चाहूँगा कि आप इस पर भी कमेंट करें, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद। सलमान आबिद साहब, IMF के प्रोग्राम की अब तक बहाली ना होना, आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हैं, और मौजूदा हुकूमत की जो प्लानिंग है आपको क्या लग रहा है कि किस वजह से अभी भी हुकूमत पर उम्मीद है कि वो जून का बजट बहुत अच्छा दे देंगे और अवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत का और ख़ासतौर पर इसहाक डार साहब का ख्याल ये था कि वो बड़ी आसानी से IMF के साथ माहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। वो तजर्बा नाकाम हो गया। IMF ने इसहाक डार साहब को झंडी दिखा दी और जिस तरह से इसहाक डार चाहते थे वो नहीं माने। दूसरी वजह यह है कि IMF के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इस गैर यकीनी का बराह रास्त ताल्लुक सियासत के साथ है और जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी माहिदे में जाते हैं तो इस बात की क्या ज़मानत है कि ये जो हुकूमत यहाँ बैठी है जो चंद महीने की रह गई है बाकी, इसकी बुनियाद के ऊपर हम आगे चलें। तो एक अनसर्टेनिटी भी है। बिल्कुल सही। तीसरा ये है कि इस वक्त IMF जो है वो आपको पता है अमेरिका के दबाव में भी रहता है। ये जो चाइना अमेरिका के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं
और पाकिस्तान का झुकाव जो है कभी चाइना की तरफ बढ़ जाता है, कभी अमेरिका की तरफ बढ़ जाता है। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हुए हैं, शायद उस वजह से भी IMF ने एक दबाव बढ़ाया होगा पाकिस्तान के ऊपर। और तीसरी बात यह है कि जो रिफॉर्म्स IMF को रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर से, वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। हम डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के लोगों से पैसे वसूल करना चाहते हैं। और जितने भी पहले हमने कमिटमेंट्स करते हैं, हम कागजों में तो कमिटमेंट कर लेते हैं, अमली तौर पे हम वो नहीं कर पाते। तो इसलिए IMF ने ये डिसाइड किया कि जब तक एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है, हम पाकिस्तान के साथ शायद आगे ना बढ़ सकें। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तफसील से हमने डिस्कस किया। लेट्स सी सिचुएशन अगेन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और वो फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन या हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से रद्द अमल क्या आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सॉफ्ट टेक 2023 की, जो कि 3 रोज का इवेंट होता है और फास्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ फास्ट यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनके एडवाइज़र मौजूद हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज़ ने ज्वाइन किया है। स्टूडियोज़ में सैफुल्ला साहब ने, जो कि एडवाइज़र हैं, सुलेमान जावेद ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं, फातिमा सिद्दीकी ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सॉफ्ट टेक 2023। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कहिएगा, एडवाइजर साहब से पहले पूछ लेते हैं, सैफुल्ला बताइएगा कि ये सॉफ्ट टेक एग्जैक्टली है क्या? ये सॉफ्ट टेक बेसिकली हमारा एक IT इवेंट होता है फास्ट लाहौर कैंपस में। इसमें मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग कंपटीशन हो गया, AI कंपटीशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपटीशन, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपटीशन। पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनका कंपटीशन होता है, उनको एक्सपोजर मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज आते हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं, उनकी अपनी पब्लिसिटी होती है। इस टाइप का हमारा यहाँ पे एक इवेंट होता है। अब मैंने अंडरस्टैंड ये किया कि सॉफ्ट टेक से मैं सिर्फ इसकी ये मुराद लूँ कि इट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर ओनली, नॉट हार्डवेयर। टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है सारा। ओके, हर साल मुनक्किद होता है? जी, हर साल मुनक्किद होता है। सही। इस बार क्या खास बात है प्रेसिडेंट साहब? लास्ट वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा 27th एडिशन हम करा रहे हैं फास्ट लाहौर कैंपस में ही। और जैसे कि आपने कहा कि इस दफ़ा क्या खासियत है, तो इस दफ़ा हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो कनाडा के मेयर ऑफ ब्रैम्पटन है, पैट्रिक ब्राउन साहब। ही इज़ कमिंग विद द कैनेडियन डेलीगेशन, तो ही विल बी साइनिंग एन MOU विद फास्ट एज वेल। तो दैट इज़ द हाईलाइट ऑफ द इवेंट। और इसके अलावा जो पैनल टॉक्स हैं उसमें मुख्तलिफ IT नामवर IT कंपनीज़ लाइक टेक्सेल है, रिमोट बेस हैं, उनके फाउंडर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल टॉक और कॉन्फ्रेंसेस में। तो और जो क्लोजिंग है उसमें वी हैव आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर सोहेल नकवी साहब, जो कि नॉलेज स्ट्रीम्स के CEO भी हैं। तो काफ़ी नामवर शख्सियात आपको देखने को मिलेंगी टेक इवेंट पे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि IT इंडस्ट्री में सॉफ्ट टेक का काफ़ी नाम है, तो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे सबसे बड़ा पाकिस्तान का IT टेक इवेंट है, जो कि इतने अरसे से होता हुआ आ रहा है। तो इस वजह से। और क्या ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल भी होता है टू गेट जॉब्स? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हेल्पफुल होता है। देखिए, सबसे पहले उनको एक्सपोजर मिल रहा है, वो एक कंपटीशन कर रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को शो कर सकें। वहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से जजेस आते हैं, वो उनको एवेल्यूएट करते हैं और काफ़ी चांसेस ऐसे भी होते हैं कि उनको आगे फ्यूचर में उनको हेल्प हो सके, उनको जॉब मिल सके। बिल्कुल ठीक हो गया। फातिमा, आप क्या कहोगी सॉफ्ट टेक के हवाले से? अच्छा, सॉफ्ट टेक इज सो मच बिगर दिस ईयर, सो मच बेटर दिस ईयर। हमारे पास ऑल अराउंड पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन आ रही होती है, जो आके पार्टिसिपेट कर रही होती है। वी हैव सो मेनी पीपल कमिंग अराउंड। इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउस इंक्लोजर है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज आ रहे होते हैं, वो आर आर स्पॉन्सर्स। कोई भी बंदा आके वहाँ पे विजिट कर सकता है, आप लोग अपनी CVs ड्रॉप कर सकते हैं, विच इज़ अनदर वे ऑफ गेटिंग जॉब्स। उसके अलावा हमारे पास कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, विच आर ऑल्सो ओपन फॉर एनीवन, जिसके अंदर हमारी बहुत रेप्यूटेबल पर्सनैलिटीज़ इस साल भी आ रही हैं। ठीक हो गया। और सॉफ्टवेयर्स की जहाँ तक बात है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने उनमें से कुछ को डेवलप भी किया होगा, तो वहाँ पर उसकी नुमाइश भी एग्जीबिशन है और पूरा उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा। तो इस बार हाइलाइट्स में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, क्या सर्विसेज हैं वैसे? अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी और मईशत किस लेवल पे खड़ी है, तो पाकिस्तान को जो चीज़ आगे लेके जा सकती है, बचा सकती है, डैट इज़ टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स ही हमारा सरमाया है, और उनमें अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स अगर अच्छे स्केल के अच्छे लेवल पे बन रहे हैं और इस इवेंट में उस लेवल पे नुमाइश हो रही है, तो स्टूडेंट्स को एक तो मोटिवेशन मिल जाती है, और दूसरा दे कैन बी लाइक डेमोस्ट्रेटेड एट अ नेशनल लेवल, और बाहर से लोग आके देख भी सकते हैं। तो आपने पूछा कि किस टाइप के हैं, तो अगर ब्लॉकचेन के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर भी FIPs हैं, और वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट्स हैं,
एप्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें डिफरेंट हार्डवेयर्स की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं, स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, वो भी बिल्कुल जबरदस्त। सैफुल्लाह, अगर हम आईटी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हम डेवलप्ड कंट्री से अभी भी बहुत पीछे हैं। आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स को किन फैसिलिटीज़ का जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होना बहुत ज़रूरी है, हमारी लैब्स में, हमारी कंप्यूटर लैब्स में होना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद बच्चे और अच्छा जो है परफॉर्म कर सकते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में, आईटी में मज़ीद बेहतरी आ सकती है? मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस अपने ना जो भी करंट उनके पास रिसोर्सेज हैं उन पे अच्छी तरह करें, उनको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें। अपने जो आपके मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है, किसी का 10 साल का है, 5 साल का है, वो उस एक्सपीरियंस के यूटिलाइज़ करते हुए उनको काफ़ी अच्छा गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप इसको कैसे फ्यूचर में आगे इस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ये है। तो बाकी ये क्या कहते हैं, एक ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है, इंटरनेट है, आपके पास हर चीज़ का एक्सेस है, तो मेरे ख्याल में इसमें इतने प्रॉब्लम नहीं होती आजकल। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इंटरनेट की एक्सेस से अच्छा इस्तेमाल करें। फातिमा का मैं एक कमेंट आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाह रही हूँ। फातिमा, मुझे ये बताओ कि इस फेस्ट में क्या लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं? क्योंकि कहा जाता है लड़कियाँ टेक्नोलॉजी में इतनी अच्छी नहीं है, आईटी में इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे पास जो पार्टिसिपेशन आ रही होती है, लड़कियाँ लड़के सारे होते हैं, और ऐसा होता है कि अक्सर जो हमारी विनर्स होती हैं वो लड़कियां ज़्यादा होती हैं लड़कों से। बिल्कुल सही। आप तीनों का बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग और विश यू लक, और अल्लाह करे आपका ये इवेंट बहुत कामयाब रहे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बहुत ही स्पेशल गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जनाब। बाइक राइडर्स ग्रुप है और 26 लोगों का ये ग्रुप पाकिस्तान से रवाना हुआ सऊदी अरब के लिए। उम्रे की सादत उनको ये नसीब हुई और उन्होंने तमाम सफ़र जो है वो बाइक पर तय किया। तो इनकी ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि 5 ममालिक से होते हुए सऊदी अरब पहुंचना, फिर उम्रा करना, फिर वापस आना, और 100 से ज़ायद दिन तक ये सफ़र उनका जारी रहा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गज़नफर बेग साहब और शान इलाही साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माशाल्लाह, इतना मुबारक सफ़र और फिर बाइक पर इसको तय करना, ये बहुत ख़तरनाक भी है, बहुत रिस्की भी है। तो किस तरह से आपका ये प्लान बना, किस तरह से ख्याल आया? पाकिस्तान में ऑलरेडी जो एडवेंचर टूरिंग का तो स्कोप काफ़ी अच्छा है और पूरा मुल्क हमने ऑलरेडी घूम लिया था। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने का जब ख्याल आया तो बहैसियत मुसलमान तो हमें अपनी स्पिरिचुअल जो जगह हैं उनके ऊपर हमने फोकस किया, क्यों ना उम्रा किया जाए। तो जिस वक्त उम्रे का हमारे जो ग्रुप लीड हैं मुकर्रम तरीन साहब, उन्होंने अनाउंस किया तो इतने ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट शो हुआ कि हैरानगी की हद तक आया। अमूमी तौर पे 5 या 6-7 लोगों का ग्रुप होता है, तो इसमें कम से कम 50 लोग 50 लोग शामिल हुए। अच्छा। जो फाइनल होते होते 26 लोगों पे तय हुआ मामला। तो इस तरीके से हमने फिर इसकी वर्किंग की स्टार्ट उन्होंने जी। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद दोबारा फिर इसको शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े, कार्नर पासेज और जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे हमने तैयार किए जी। और फिर गवर्नमेंट का हमें काफ़ी अच्छा इसमें सरपरस्ती रही हर जगह पे, और बाकी ममालिक को भी हमने इसको इन्फॉर्म किया हुआ था, तो उनकी गवर्नमेंट्स ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। अच्छा सर, माशाल्लाह से एक तो आप लोगों को मुबारक भी हो उम्रे की, बहुत ही मैं कहूँगी कि ये आप लोगों का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और जिस तरह से आप लोग, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि उस तरह से मुश्किलात की जब मैंने बात की तो आपने कहा मुश्किलात का उस तरह से हमें सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी एडवेंचरस भी होता है, हर्डल्स तो आती ही हैं, मुश्किलात का सामना कुछ ना कुछ। फिर अगर वेदर कंडीशंस की हम बात करें, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, 6 जनवरी को आप लोग प्रॉब्लली यहाँ से रवाना हुए थे, 103 दिन का आपका ये सफ़र था, तो किन मुश्किलात का इस सफ़र में आपको सामना हम लोग जब यहाँ लाहौर से निकले तो 6 जनवरी सर्दी हमारी जो थी ना, इस पीक पे थी, और हमने यहाँ से जब अपना सफ़र स्टार्ट किया तो बामुश्किल हम लोग उकाड़ा तक पहुँचे, हमें स्टे करना पड़ा। ठीक है, उस रात को हमने उकाड़ा में स्टे किया। उकाड़ा से नेक्स्ट डे जब हमने स्टार्ट किया तो फिर पूरा पाकिस्तान से गुजर कोई जो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो गुजरे, उसमें काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। और जो हमने ईरान में जब हम एंटर करते हैं ताफ्तान से, तो ज़ैदान में हमें -6 -7 टेम्परेचर मिला। ठीक है, और उसमें बाइक पे एक जगह पे पानी की बोतल एक दोस्त की पड़ी हुई थी, तो वो भी उसमें भी फ्रीज़ हो गई थी वो, मतलब कि इतनी सर्दी थी। तो आप वेदर तो हमें मिला है,
ठीक है। उसमें फिर हमें जो डेजर्ट में जो रेत के तूफ़ान मिले हमने उसको भी फेस किया। तो बाकी जहाँ तक बीमारी का तल्लक है, देखिए सफ़र में, इतने बड़े सफ़र में लोग बीमार भी रहे, लेकिन ऐसी बड़ी कोई बीमारी नहीं थी कि किसी को सीरियस कोई प्रॉब्लम हुई हो, बुखार था, कोई खांसी थी। लेकिन जो हम लोग फर्स्ट एड किट यहाँ से लेके गए थे, जो मेडिसिन हमारे पास थी, उससे मैनेज होता रहा, वो कोई प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं। आपने जिस तरह वीज़ास का जिक्र किया, तो वो भी एक मुश्किल काम है जब आप पैदल या बाइक या गाड़ी पर आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं बेसिकली, तो उसका क्राइटेरिया ही डिफरेंट है, उसमें भी मुश्किलात आई? मुश्किलात सच तो इस तरीके से नहीं है, क्योंकि ग्रुप बड़ा था, तो 1 या 2 लोगों के वीज़े हों तो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। फिर 26 लोगों के वीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी वो यूएई के वीज़े थे। उन्होंने अपना चेंज किया था, कुछ पाकिस्तान के शहर, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वहाँ के वीज़े नहीं इशू हो रहे थे, तो कुछ हमारे राइडर उन जगहों पे थे। तो फिर हमने 1-2 दफ़ा अटैम्प्ट किए तो वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। तो ये आपने ऑन अराइवल लिए या पहले से? नहीं, पहले से लिए। ऑन अराइवल वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कहीं नहीं है इन ममालिक, कहीं भी नहीं है, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमसे पहले कुछ हमारे राइडर दोस्त हैं जो पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके पास नेशनलिटीज़ दूसरी कंट्रीज़ की है, तो उनके लिए कम से कम 75% आसानी है इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने की। जिस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट आ जाता है तो आप समझें कि 75% मुश्किलात है, 25% आपका सफ़र रह जाता है। तो कोई वीज़ा वगैरह एक्सपायर भी हुआ? वीज़े वहाँ पे हमारा थोड़ा सा इराक के वीज़े हमने यहाँ से अप्लाई किए हुए थे, वो हमारा वीज़ों का भी जो मामला है ना, एक ज़ायरीन के वीज़े होते हैं, एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो इराक थोड़ा सा को वार कंट्रीज़ के ज़ुमरे में आता है, तो वहाँ के हमें टूरिस्ट वीज़ों में डिले था, तो वो हम यहाँ पे सबमिट करके चले गए, तो उसी की वजह से थोड़ा सा हमें डिले हुआ। बाकी कोई बड़ी कोई इशू नहीं आई। एक तो सफ़र नूर की बरक़ात थी बेशक, और गल्फ़ में हमें जो मोहब्बतें मिली, हम नेक्स्ट यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो मोहब्बत हमें यूरोप में भी मिलेगी। हम इसी तरफ ही आना चाह रहे थे कि लोगों ने हॉस्पिटैलिटी का क्या मुजाहिरा किया, किस तरह से आप लोगों को आप बिलीव करें कि जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया ना, तो पाकिस्तानी नंबर प्लेट को सिर्फ देखते थे, पाकिस्तानी फ्लैग देखते थे, आके हमारे हाथ चूमते थे लोग, पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, माथा चूमते थे और कहते थे कि ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप इस बाइक पे, पाकिस्तानी बाइक पे उम्रा करने के लिए आए हैं माशाल्लाह। और हर जगह, हर शहर में, खासकर जो मैं अप्रिशिएट करूँगा, जो हमारे क्या कहते हैं सऊदीया में जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उन्होंने हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम लोग अपने मुल्क से या घर से बाहर हैं। उन्होंने हमें अपने घरों में भी स्टे करवाया। हमारी इतनी मेहमान नवाजी जो वहाँ पर हमें मिली है, फिर मैं समझता हूँ कि इस सफ़र नूर की इतनी बड़ी बरकत कि हम जो 26 लोग थे बाइकर, हम सबको मस्जिद नबी में जो ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, पूरी मस्जिद का विजिट करवाया, ठीक है, और उसमें जी मस्जिद का विजिट करवाया, और उनकी जो अपने म्यूज़ियम है जिसमें पुरानी चीज़ें उन्होंने अपनी सेव की हुई हैं, उसका भी विजिट करवाया। फिर मस्जिद का स्टार्ट कैसे हुआ, मस्जिद की तोसी कैसे कैसे करते गए, और आज वो नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें जो है ना ऑफिशियल विजिट करवाया। वहाँ के जो उनकी मैनेजमेंट थी उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही, और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से जो दावतों के सिलसिले थे वो आखिरी दिन तक चलते हैं माशाल्लाह। इसके साथ एक बात बढ़ाता हूँ, प्रदेश में देश का बंदा मिल जाए तो कुदरती बात है, एक मोहब्बत शो हो जाती है। आपने इंटरनेशनल सफ़र किए होंगे, दूर से कोई पाकिस्तानी हो, आप नाम ही मिले तो एक्साइटमेंट आपकी बढ़ जाती है। लेकिन अजीब बात जो बताने लगे हम मैं, कि वहाँ पे जितनी हमें पाकिस्तानियों से मोहब्बत मिली, उससे डबल हमें सऊदी अरब से और उनके लोगों से मिली। आप हैरान रह जाएंगे। एक तस्वर होता है कि शुरते का लफ्ज़ जब आता है तो बड़ा सख्त गिर को चीज़ आती है। शुरते बारहा जगह पे हमें रोक के कहते थे जितनी देर तक हम उनसे खाना नहीं खाएंगे, कहवा नहीं पिएंगे, आपने इतनी लंबी जर्नी की। ये वो सफ़र है जो पहले बुजुर्ग लोग या हाजी लोग पैदल करते थे, आपने उसी को एक तरह से बढ़ाया है। बिल्कुल। और तो वो इतनी मोहब्बत का इजहार करते थे, आप अंदाज़ा लगा लें किसी बॉर्डर पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही सऊदी अरब दाखिल हुए, उन्होंने इमिग्रेशन वाली जगह पे अमूमन तस्वीरें उतारने की इजाज़त नहीं होती, वो सारा स्टाफ खड़े होकर तस्वीरें उतारता था। अरब लोग फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे होते तो बहुत बहुत लंबी सड़कें हैं वहाँ पे, 1100 किलोमीटर की। तो जहाँ वो देखते थे हम गुजर रहे हैं, रोक लेते थे। फैमिली के साथ होने के बावजूद हमें दावत देते थे, कहवा पिलाते थे, उसके बाद नंबर देते थे। और कितने अरबों के घर हमने दावतें और रहाइश रखी है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और दूसरा इसका हमारा ये आप भी तो गए हुए थे उम्रा मैं रिसेंटली उम्रा करके आया हूँ। मैं इनकी ही बात को सेकंड करना चाहूंगा कि वहाँ पर जो अरबी हैं उनकी पाकिस्तानियों के साथ एक खास मोहब्बत है। आप किसी भी काम के लिए भी मिले वो आपको खाने के बगैर जाने नहीं देते, और वो कहते हैं आप हमारा सीना ना खुला हो जाता था, बड़ा हो जाता, जब वो हम कहते थे कि पाकिस्तानी अस्करिया जिंदाबाद, पाकिस्तान के लोग जिंदाबाद और पाकिस्तान की मोहब्बत। अब दूसरा हमारा ये फ़ायदा हुआ कि जिस तरह हम टूरिंग पे गए तो हमने उन लोगों को जब पाकिस्तान के अपने मकामात दिखाए तो वो काफ़ी लोगों ने हमसे हामी भरी है कि हम पाकिस्तान की अब हम सियाहत के लिए आएंगे। तो ये डबल फ़ायदा है कि हम भी गए तो उनको पाकिस्तान का सही रुख दिखाया, पॉजिटिव इमेज दिखाया, टूरिज्म को प्रमोट किया। और देखिए एक या दो बंदे जाएं वो कभी उस तरीके से पाकिस्तान को नहीं प्रमोट कर सकते जो एक जमात और बड़े ग्रुप की वजह से हुआ। और हर चैनल पे हमें बहुत इज्जत मिली। हमारी एम्बेसीज ने हमारे बड़े अच्छा हमें प्रोटोकॉल दिया, वहाँ उन्होंने हमें डिनर दिए, वहाँ उन्होंने बुलवाया। उसके अलावा दुबई एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें कोई कमी महसूस हुई। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। गज़नफ़र बेग साहब और शालिलाई साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्टूडियोज़ में। अल्लाह ताला आपकी इस हाज़री को भी कबूल करे और आप मुल्क कौम के लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी आसानी करे। बहुत मुबारक सफ़र पर गए, लेकिन ये बहुत एक एडवेंचरस सफ़र था इनका, और बाइक पर सफ़र करना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि रास्ता ऐसा दुश्वार होता है बेसिकली, और दो पहियों का जो सफ़र है वो बहुत ख़तरनाक होता है। मुश्किल है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का कुछ जिक्र करते हैं। 3 मैचेस जीतकर पाकिस्तान ये सीरीज तो अपने नाम कर चुका है, लेकिन जहां ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है कि बकिया 2 मैचेस भी जीतकर न्यूजीलैंड को इस सीरीज में व्हाइट वॉश करे और ओडीआई की रैंकिंग में पहली पोजीशन पर अपना कब्जा कर ले। तो इसके चांसेस कितने हैं और क्या पाकिस्तानी टीम ये कर भी सकेगी या नहीं? आज चौथा मैच होगा और तमाम नजरें आज के चौथे मैच पर है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। उनका तज्जिया लेते हैं इन मैचेस पर जो 2 बकिया रह गए हैं। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। आर वी रेडी फॉर द व्हाइट वॉश? इंशाल्लाह। He is. माशाल्लाह। He's always very optimistic. माशाल्लाह, मुझे लगा आप कहेंगे I don't think so. अच्छा, आप ये भी बताएं, इरफान ज़हीर साहब के ब्रेक में जमील ने क्या तज्जिया दिया? जमील का ये कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं है। ये नामुमकिनात में से एक ये क्यों आप इतने पेसिमिस्ट हैं? मतलब ये अच्छा है, उस साइड पे रहेगा तो पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा है, जिसकी साइड पे होता है। हाँ, वैसे आप ठीक। चले, मैं टू सम एक्सटेंट हमने वर्ल्ड कप और पीएसएल में एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, आप उधर ही रहे। टू सम एक्सटेंट अगर मैं इस बात से मुत्तफिक हो भी जाऊं ना कि इरफान साहब ठीक कह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में फायदा मेरा ही है। बेसिकली मेरी खुशी जो है ना वो डबल हो जाती है। उम्मीद लगाते ही नहीं है। अच्छा, जमील का ये कहना है कि उम्मीद लगाती नहीं, अगर उम्मीद लगा लेते हैं और फिर वैसा नहीं होता तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड। जब उम्मीद लगाई है पाकिस्तान हारा है। तो इरफान साहब क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2015 में हम टेस्ट में आए थे मिसबाह हकी की आदत में। टेस्ट के अंदर हम ऑलमोस्ट कोई 1 वीक 10 डेज के लिए नंबर 1 स्लॉट पे आए थे। तो वो एक अभी तक हमें वो मेमोरी जब भी रिकॉल करते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। और इसी तरह ओडीआई में हम कभी पास में नहीं रहे, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम भी हमारे पास चांस था, हम 2-1 से न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए थे। जिस तरह हम डेली बात करें, उनके 9 मेन प्लेयर नहीं है और हमारी फुल स्ट्रेंथ खेल रही है, कंडीशन हमारी है, हमें पिचेस का आइडिया है, तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएँ और नंबर 1 पे आएँ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इसके बाद जो नज़र आ रहा है कि शायद मैचेस बहुत कम हों, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी भी 4-5 मंथ स्पैन के बाद है। 3 मैचेस आपके अफगानिस्तान के साथ है और वो भी अभी बात यही चल रही है कि शायद ना हो। और इसी तरह एशिया कप के वाले से भी मसला सुनने को आ रहा है, र्यूमर, बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और इंडिया ने 5 मुल्की टूर्नामेंट कराने का प्रपोजल जो है वो पेश कर दिया है। बिल्कुल, शुरू से ही जो हमने जब प्रपोजल दिया था, जब इंडिया ने इनकार किया कि वो पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे, तो सेकंड प्रपोजल हमने दिया हाइब्रिड मॉडल का। जी, हाइब्रिड मॉडल में ये था कि हमारे मैचेस जो इंडिया के साथ या बाकी कंट्रीज के हैं वो किसी और वेन्यू पे हो जाए और पाकिस्तान के और बाकी टीम के मैचेस वो पाकिस्तान में हो जाए। बिल्कुल, भारत ने उसमें फिर मैनिपुलेट किया और उन्होंने अपनी जो एक उनकी हटदर्मी कहनी चाहिए वो फिर उन्होंने किया। उन्होंने बाकी टीम्स को इस पे अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू किया। उनको कहा
कि आप बार बार ट्रैवल करके हमारे से खेलने उधर आएंगे, तो रादर दैन आप एशिया कप को ही छोड़े, हम 5 मुल्क की एक टूर्नामेंट करवा लेते हैं, उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। अब आईसीसी इधर बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि 80% उसको जो रेवेन्यू मिलता है वो भारत की तरफ से मिलता है, बीसीसीआई की तरफ से मिलता है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। दूसरा, ये जो एशिया कप होता है ये ACCA के अंडर, एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है। ये ओबियसली है तो वही एम्बेड तो आपका आएगा आईसीसी का, बट डायरेक्टली उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अब तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी जय शाह है, वो भी इंडियन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उस तरफ चल रही हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें मैं एक पॉइंट लास्ट ऐड कर लूँ कि आपने किसी ना किसी का ट्रेड ऑफ करना है। ट्रेड ऑफ ये है कि 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। अगर किस खुदा ना खास्ता किसी रीजन से एशिया कप नहीं होता तो बहुत बड़े चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो चैंपियन ट्रॉफी है उसकी होस्टिंग भी हमारे से निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि भारत कंटिन्यूसली जोर लगा रहा है कि या तो हम स्वैप कर लें अपनी होस्टिंग किसी और कंट्री के साथ, जो कि पाकिस्तान ने डिनाई कर दी है, हाइब्रिड मेडल उसने डिनाई कर दिया। तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि आप फिर किसी न्यूट्रल वेन्यूज पे आके ये पूरा इवेंट करवा लें, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ही गलत डिसीजन होगा अगर हम करते हैं, क्योंकि आज हमने ये डिसीजन ले लिया तो आपके पास फिर वो एशियन का जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके होस्टिंग के चांसेस भी कम रह जाएंगे। तो ये स्मार्ट मूव में है इंडिया, तो कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ये उसी की कड़ी है, और मेरे ज़राए के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जहाँ बाकी डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, सबसे बड़ा ये है, ये दोनों कंट्री के लिए बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मसला बन चुका है, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है जी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, तो ये उनको माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एशिया कप अगर नहीं होता तो सेठी साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि पाकिस्तान को अप्रोक्सीमेटली 1 अरब का नुकसान होगा। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, हमें अपनी ईगो को देखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पार्ट तक तो ये बात ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम नहीं भेजेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आईसीसी का इवेंट है, आप पे सैंक्शंस लग जाएंगी, आपको बिल्कुल कई अरबों का नुकसान होगा, कई साल आप हो सकता है कि आपको इवेंट ना मिले। अभी भी आप ये 2019 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान इज द ओनली टीम जिसने सबसे कम ओडीआई खेले हैं, 24 खेले थे हमने, भारत ने 54 खेले थे। बिल्कुल ऐसी है, ये सारी चीजें देखने वाली है। बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब लेट्स सी वाली सिचुएशन अगेन, इंशाल्लाह जी वाइट वॉश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इरफान ज़हीर साहब। और जनाब जाते जाते हम बात करेंगे सरगोदा में एफबीआर ने टायर पंक्चर लगाने वाले को 8 करोड़ 13 लाख रुपए टैक्स का नोटिस भिजवा दिया, और इस हवाले से शहरी फजल शाह का कहना है कि मेरी ना तो कोई जायदाद है ना ही बैंक अकाउंट है। एफबीआर के मुताबिक 2016 से 22 तक फजल शाह के टैक्स कुशवारे जमा होते रहे हैं। तो ये मामला है क्या, बेसिकली जानने की कोशिश करते हैं। फजल शाह ही इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फजल शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये क्या मामला है, इतना बड़ा आपको नोटिस आ गया, 8 करोड़ 13 लाख रुपए का टैक्स देना है आपने, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास और आपको पता ही नहीं है। वालेकुम सलाम सर, ना तो मेरे पास कोई चीज है, मैं टायर पंचरों का काम करता हूँ, तो एफबीआर वालों ने वैसे ही मुझे टैक्स भिजवा दिया है। तो फजल शाह साहब कोई उनकी दुश्मनी पूरी की मेरे से, कोई दुश्मनी। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं? अब सर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं करना, मैंने तो एक बार मीडिया वालों का सहारा लिया है जी, तो अब देखते हैं जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। तो फजल शाह साहब, अब तबीयत कैसी है? हमें पता चला कि जब आपके पास ये नोटिस आया तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरी तबीयत अभी भी खराब है, मैं आज बड़ी मुश्किल से इधर पे आया हूँ, अभी भी मेरे हाथ पे बरनोला लगा हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला सेहत दे। अच्छा फजल शाह, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, क्योंकि एफबीआर का ये कहना है कि हो सकता है आपका शनाख्ती कार्ड जो है उसका गलत इस्तेमाल हुआ हो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप पंक्चर लगाते हैं तो एफबीआर को भी एक पंक्चर लगा देते हैं, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल ये मामला हल हो जाएगा। आप अपनी तबीयत का, सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और अभी वक्त हो गया जनाब आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल मंडे को, अपना मंडे को ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? अच्छा देखिए, मेरा देखिए अब आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपका दिल करता है रोज आने को? मेरा दिल करता है कि सैटरडे संडे का भी ऑफ ना हो और अपने नाज़रीन से रोज मुलाकात हो इस मॉर्निंग शो में। कल भी आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन कल शो नहीं होगा ना, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।